हेलो भाई, दिस इज क्लास 9 साइंस चैप्टर 8 जर्नी इनसाइड द एटम। शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं हमारे पास में बोहर साइंटिस्ट ने एटम के ऊपर थ्योरी दी, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो आइए देखते हैं बोहर ने क्या कहा। इन 1913 नील्स बोहर proposed that electrons move only in a fixed circular path called cell और एनर्जी लेवल। 1913 के अंदर नील्स बोहर कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक फिक्स सर्कल के अंदर या फिक्स पाथ के अंदर रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं, जिस सर्कुलर पाथ को हम सेल्स या एनर्जी लेवल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये मेरे पास में एटम हो गया, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसी फिक्स सर्कल के अंदर रिवॉल्व करेंगे और बीच में प्लस चार्ज होता है न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ में एक फिक्स सर्कल के अंदर रिवॉल्व करते हैं। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में सेल्स आर नेम्ड KLMN। उन्होंने इन सेल का नाम KLMN दिया। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये एटम का हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियस है, ये एटम का न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस की फर्स्ट सेल है, जो न्यूक्लियस की पहली सेल है उसको नाम दिया इन्होंने K, और जो न्यूक्लियस की सेकंड सेल है, सेकंड सेल का नाम दिया इन्होंने L, और न्यूक्लियस की जो थर्ड सेल है इस सेल का नाम दिया इन्होंने M, और इसकी जो फोर्थ सेल होगी, फोर्थ सेल इसी एटम की, इस फोर्थ सेल को इन्होंने नाम दिया N। तो ऐसे करके नील्स बोहर साहब ने एटम की जो सेल्स होती हैं उनकी नेमिंग कर दी। यानी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं सर्कल के अंदर, तो जो पहले सर्कल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे उनको इन्होंने K नाम दिया, और जो सेकंड सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे उनको L बोला, और जो थर्ड सेल के अंदर या थर्ड ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं M, ऐसे ही फोर्थ के अंदर N। तो ऐसे नेमिंग कर दी इन्होंने एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताई कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट लूज एनर्जी वाइल मूविंग इन अ फिक्स सेल। जब किसी फिक्स सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे, तो वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लूज कर दी तो वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने यही इंपॉर्टेंट बात कही कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो उसकी एनर्जी लूज नहीं होगी। इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट बात बताई कि इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर बाय अब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग एनर्जी। कि जो इलेक्ट्रॉन होती हैं वो एक सेल से या एक ऑर्बिटल से दूसरी सेल या ऑर्बिटल में जंप करके जा सकते हैं, लेकिन कब जंप करके रिवॉल्व करें? उस ऑर्बिटल के अंदर जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले या एनर्जी को रिलीज कर दे। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब या रिलीज करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन दूसरी सेल या ऑर्बिटल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में एटम का स्ट्रक्चर है, तो इस एटम के अंदर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑर्बिटल के अंदर है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल से जंप करके मैं इस ऑर्बिटल में लेके आऊँ तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बाहर निकालना पड़ेगा। तो जब इसके अंदर से एनर्जी बाहर निकल जाएगी तो जो ये बाहर का इलेक्ट्रॉन है वो अंदर वाली इस ऑर्बिटल में चला जाएगा जंप करके। जब इलेक्ट्रॉन ने बाहर वाली ऑर्बिटल से अंदर वाली ऑर्बिटल के जंप की तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज करेगा। ऐसे ही अगर कोई इलेक्ट्रॉन अंदर वाली ऑर्बिटल के अंदर है और अंदर वाली ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को जंप करके बाहर वाली ऑर्बिटल के अंदर लेके आना है, तो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब होता है एटम के अंदर जो पार्टिकल होते हैं। हमें पता है कि एटम बहुत छोटा पार्टिकल है, इतना छोटा पार्टिकल है कि एटम को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। फर्दर जो एटम है वो भी आगे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। एटम खुद एक छोटा पार्टिकल होता है और फिर आगे भी हम एटम को देखें तो एटम भी आगे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जो कि होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो -1 होता है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज +1 होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 0 होता है। इस चीज़ को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर नेगेटिव होता है चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन होता है उसके ऊपर नो चार्ज। नेक्स्ट है हमारे पास में एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर फिर आगे ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी देखते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है जो एटम होता है वो आगे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो एटम के अंदर अलग अलग सब्सटेंस के एटम के अंदर उन पार्टिकल की संख्या कितनी है उसको ही हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। न्यूट्रल एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं।
और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। इसका मतलब जो न्यूट्रल एटम होता है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। कहने का मतलब न्यूट्रल एटम तभी न्यूट्रल है वो अगर उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज भी है, तभी तो वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब बैलेंस है, उस एटम के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नहीं है। उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, लेकिन जितनी संख्या में पॉजिटिव चार्ज होता है उतनी ही संख्या में नेगेटिव चार्ज भी होता है। एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए मान लो किसी न्यूट्रल एटम के पास में अगर +5 चार्ज है तो उतने ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज भी होगा, तो नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा -5। तो टोटल चार्ज कितना हो गया एटम के ऊपर 0। तो इसलिए कोई भी एटम के अंदर अगर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है तो वो एटम न्यूट्रल होता है। तो आगे देखते हैं, आगे है मास नंबर जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। मास नंबर किसको बोलते हैं? मास नंबर बोलते हैं द मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो जितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है उन दोनों संख्याओं को मिला करके जो भी नंबर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? मास नंबर। अगर किसी भी एटम का मास नंबर कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस कर दो तो मास नंबर निकल आएगा। आगे है न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा। मास नंबर में से माइनस कर दो जो एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उनको माइनस कर दो तो क्या निकल जाएंगे? न्यूट्रॉन की कितनी संख्या है एटम के अंदर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आर अरेंज्ड इन डिफरेंट सेल। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग अलग सेल के अंदर अरेंज होते हैं। जैसे पहली सेल का नाम होता है K, दूसरी सेल का नाम होता है M, तीसरी सेल का नाम होता है ऐसे KLMN। अगर हमें पता लगाना है कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2n²। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय द फॉर्मूला ऑफ इज इक्वल टू 2n²। ये फॉर्मूला याद रखना है। इसी फॉर्मूले के बेस पर हम बता सकते हैं कि पहली सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरी सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तीसरी सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में पहली सेल है। अगर हमारे पास में पहली सेल है तो पहली सेल का मतलब है हमारे पास में n की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लो पहली सेल के अंदर। पहली सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी n की जगह पर वैल्यू पुट कर दो 1, तो फॉर्मूले में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय n की संख्या कितनी है? 1 का स्क्वायर। तो पहली सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 2। ऐसे ही दूसरी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या को निकालते हैं। दूसरी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो दूसरी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो उसके लिए n की वैल्यू हो जाएगी 2। तो n की वैल्यू की जगह 2 पुट करो इसी फॉर्मूले के अंदर। 2 सेम आ जाएगा, n की जगह पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। 4 2 कितना हो गया? 8। तो दूसरी सेल का क्या नाम है? L सेल। तो L सेल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? 8। K सेल पहली सेल का नाम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2। तो इसी फॉर्मूले से ऐसे ही हम सारी सेलों के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हम पता लगा सकते हैं। ऐसे ही हम तीसरी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। तो तीसरी सेल का नाम होता है M सेल में 18 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? तो देखिए फॉर्मूले की हेल्प से फॉर्मूला होता है 2n²। सेल कौन सी है हमारे पास में? थर्ड सेल है। तो n की वैल्यू हो जाएगी 3। तो n की वैल्यू की जगह 3 वैल्यू पुट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 3 सा 9, 9 2 सा 18। तो तीसरी सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हमारे पास में? 18। तो ऐसे ही आप फोर्थ सेल के अंदर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो फोर्थ सेल का नाम होता है n के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें और निकालें। और आपको पता भी होना चाहिए जो सेल का नाम होता है ना, नेमिंग होती है सेल की KLMN। तो इस नेमिंग को हम मैजिकल नंबर भी बोलते हैं जिसमें 2 8 18 32 इनको याद रखना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास में फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन आर फील्ड एज टू 8 8। जितने भी पहले 18 एलिमेंट हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन 2 8 8 फिल किए जाते हैं। तो ओके गाइज, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। कल एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर आपका जो ये चैप्टर नंबर 8 चला हुआ है ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइज, बाय बाय।